अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज के साथ हाजिर खिदमत है। बड़े अरसे से आप नाज़रीन की सजेशन थी कि ब्रिगेडियर रिटायर गजनफर साहब को भी मदऊ करें इस कॉन्टेक्स्ट में, और ख़ास तौर पर दो तीन इशूज़ हैं जिन पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू होने लगी। लेकिन हम इस प्रोग्राम में अपने आप को रखेंगे सिर्फ इशू बात करेंगे हामिद मीर के ऊपर, इंटरनेशनल सिनेरियो में नेशनल स्ट्रेटेजिक मामलात के हवाले से, और जो फ्रीडम ऑफ स्पीच को मामला बनाया हुआ उन्होंने, और जो बेवकूफ़ बनाया हुआ है सारे निज़ाम को, उन सब चीज़ों को सामने रखते हुए हम ये फैसला करेंगे कि क्या कुछ हो रहा है, क्या इसकी इजाज़त दी जा सकती है। मिसाल के तौर पर मैं एक किताब अभी देख रहा हूँ, डेक्लन वॉश की किताब है, द 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान डिस्पैचेस फ्रॉम अ डिवाइडेड नेशन। और ये बड़ी मज़ेदार किताब है, पढ़िएगा। इसमें आसमा जहांगीर के किरदार के बारे में बात है, मुनज़्ज़र जहांगीर के बारे में है, फिर हामिद मीर का तरीक़ाकार जो था उसके हवाले से बड़ी तफ़सील है। जो हम बातें कर रहे हैं, नज़र आ रहा है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट क्या चल रही है, इंटरनेशनल एजेंडा यहाँ क्या चलना चाह रहा है, और ये लोग इस मुल्क में डिवाइड क्या चाहते हैं, और क्या चाहते हैं कि इस मुल्क पाकिस्तान का क्या हाल करें। और वैसे भी आप ज़रा देख लें कि जो गुफ्तगू या जो ज़ुबान ये इस्तेमाल कर रहे हैं, हामिद मीर ले लें, आसमा शराज़ी ले लें, या कोई भी गुफ्तगू ले लें, इस बात की इजाज़त पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट अमेरिका में ले जाएँ, पेंटागन के बारे में बात करके देखें, सीआईए के बारे में आप बात करके देखें, MI5 या MI6 के बारे में बात करके देखें, इंडिया में रॉ के बारे में उस हद तक बात करके देखें, या आप मोसाद के बारे में, इसराइल में बात करके देखें, तो आप तो आप यानी यानी जो तो आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड या स्ट्रैटेजिक इश्यूज होते हैं, उसमें एक रेड लाइन है, उसको क्रॉस नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान में ये मजाक है। कुछ चहीते समझ लें, या वो सियासी जमातों के चहीते हैं जो उनका एजेंडा प्रमोट करते हैं और साथ अपने मफादात भी हासिल करते हैं। अभी इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे जनाब गजनफर साहब से। आप क्या समझते हैं गजनफर साहब? बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या समझते हैं कि ये जो बातें, 3 सिनेरियो पे मैं बात करूंगा, इसमें भी आगे मलाला पे भी बात करनी है। पहले तो ये है कि ये आमिर मीर और ये जो खास तौर पर नजम सेठी ले लें, हुसैन हक्कानी ले लें, और गुलल इस्माइल वबायद गुराया बैठा है, कुछ और लोग सारे बैठे हैं, उन सब चीजों को सामने रखते आप क्या समझते हैं इनका एजेंडा क्या है, और क्या ये सारा कुछ जो ऑल फॉल बकते हैं, इसकी इजाजत दी जा सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया अजहर साहब। तो बहुत ही अहम, बहुत ही सेंसिटिव और एक ऐसा टॉपिक जो सिर्फ पाकिस्तानियों की ज़िंदगी को नहीं, पाकिस्तान की कौम की ज़िंदगी उससे खेलता है, और उसके खेलने के लिए जिन किरदारों का आपने इजहार किया वो किरदार यहाँ पे मौजूद हैं। अब अगर आप एक बड़े पाकिस्तानी जिस तरह अपने मुल्क के लिए दर्द रखते हैं, उनको आपको पता है कि दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी मुल्क में चले जाएं, तमाम मुल्क एक नेशन स्टेट के तौर पर जोग्राफिकल बॉर्डर्स के अंदर रह रहे होते हैं, और हर मुल्क में चाहे वो अरबी है, चाहे वो पैलेस्टीनियन है, चाहे वो ज्यू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो अमेरिका में रह रहा है, चाहे फ्रांस में रह रहा है, चाहे पाकिस्तान में रह रहा है, कहीं भी रह रहा है, वो जिस मिट्टी के अंदर रह रहा है उस मिट्टी को वो अपनी माँ समझता है। वो कहता है कि जी इस मिट्टी ने मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है और ये मिट्टी मेरी माँ की तरह है। और इसका कॉन्सेप्ट जो है, जब आप इस्लाम से रिलेट करते हैं तो ये तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपने पता है कि पाकिस्तान हमारे अर्ली डेज में जितनी जंगें हुई रसूल करम पीस बी अपॉन हिम के ज़माने में गज़वाज़ हुए, उसमें क्या कोशिश की कि अपनी जगह को प्रोटेक्ट करो और अपना मैसेज जो है वो दूसरों तक पहुंचाओ, जो अमन का मैसेज है, जो पीस का मैसेज है, और इसका बारहा जिक्र किया गया। अब यहाँ पे रहने वाले लोग अपने आप को सिक्योर उस वक्त समझते हैं जिस वक्त आपके माशी, आपके आइडियोलॉजिकल, आपके ऑपरेशन, आपके जोग्राफिकल बॉडीज के जितने भी मामलात होते हैं वो सिक्योर नजर आते हैं। तो कोशिश जो लोग सोच रखते हैं उनकी कोशिश क्या होनी चाहिए कि आप इस किस्म की बातें करें जिससे पाकिस्तान के इमेज को बाहर तक़वियत मिले, और उसमें पाकिस्तान के लोगों की उस कॉन्सेप्ट पे, उस बिलीफ पे जिस पे पाकिस्तान बनाया गया था कि सब कॉन्टिनेंट में 2 रियासतें, हिंदू और मुसलमान साथ इसलिए नहीं रहते कि उनके वेज ऑफ लाइफ डिफरेंट है, कायदा उनका मजहब डिफरेंट है, उनके रहने का तरीका कार डिफरेंट है, उनके सोशल कस्टम्स डिफरेंट, इसलिए ये मुल्क मारिदे वजूद में आया था। अब अगर कोई इसकी जड़ों को खोदने की कोशिश करे,
और तो आप याद रखिए कि आप दुनिया की वेस्टर्न ऑथर्स की, अपने ऑथर्स की जितनी किताबें उठा के पढ़ेंगे, जिसमें मैं बहुत सारी किताबों का रेफरेंस दे सकता हूँ पार्टीशन के बारे, उधर ये कबूल किया गया कि दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड शेडेड पार्टीशन था, यानी बहुत सारे लोग इस पार्टीशन में शहीद हुए। तो आप जब भी, पहली बात तो जब भी इस मुल्क की असास के खिलाफ बात करेंगे तो आप गद्दार होंगे, आप धोखा देंगे, आप चीट होंगे, आप हिपोक्रेट होंगे उन शहीदों के खून से जिन्होंने पाकिस्तान बनते वक्त कुर्बानियां दी, और उसके बाद फिर जब आपने 2-3 जंगें लड़ी और उन जंगों में सिर्फ फौजी शहीद नहीं हुए, उसमें बहुत सारे सिविलियंस भी शहीद हुए। बल्कि आपको याद है 1965 की वॉर में गुजरात रेलवे स्टेशन पे पहली शहीद एक खातून थी जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया था। तो अब इस चीज को डैमेज करने के लिए जब से पाकिस्तान बना था, कुछ तो इंडियन ने कहा कि उन्होंने हमारे कॉन्सेप्ट को, अपना तस्लीम पाकिस्तान के बनने को तस्लीम नहीं किया, और अपने पीएचडी के थीसिस में वो एक थीसिस पढ़ाते हैं जिसको वो कहते हैं कि जितने भी इस खत्ते में जितने भी रूलर आए, यानी अब वो मुगल रूलर का जिक्र करते हैं, वो बाकियों का जिक्र करते हैं कि वो काबुल से चलते थे ना, वो इस इलाके को सारे को फतह करते थे। तो उन्होंने कहा जितने भी रूलर आए उन्होंने ये इलाका फतह किया, दिल्ली तक आए, वहां अपनी सल्तनत बनाई, लेकिन उसके बाद वो इंडिया के अंदर ही मदगम हो गए, इंडिया के अंदर ही जम हो गए, वहीं रह गए। तो उन्होंने कहा पाकिस्तान भी जो पार्टीशन पे बना है, नाउजुबिल्ला, ये भी एक दिन जो है सस्टेन नहीं कर सकेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सस्टेन किया। अब जब हमने सस्टेन किया तो इसको नुकसान पहुंचाने के क्या तरीक़ाकार हो सकते थे? इसको नुकसान पहुंचाने के ये तरीक़ाकार हो सकते थे कि सबसे पहले आप इसकी मुल्क की आइडियोलॉजिकल और इस मुल्क की जो बनाने की असास है, जिसमें हमारे आबा अजदाद भी हैं और आजकल के वो भी लोग हैं जो इसमें कंट्रीब्यूट है, उनको उनके कमिटमेंट को, उनकी डेडिकेशन को जो है लोगों के सामने बदनाम किया जाए। उसके लिए कुछ लोगों को चुनना था, कुछ CIA ने चुनना था, कुछ को रॉ ने चुनना था, कुछ को मुसैद ने चुनना था और अपना थीसिस आगे बढ़वाना था। तो उन्होंने कुछ लोग चुने। जी बिल्कुल, आप तफसील बता रहे थे नजम सेठी वगैरह। नजम सेठी साहब का आपको पता है कि उसके उनके बारे में आया, और ये बड़ा एस्टेब्लिश प्रूफ के साथ आया कि वो बलूचिस्तान के लड़ रहे थे और बलूचिस्तान के अंदर वो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लड़ रहे थे। और सिक्योरिटी फोर्सेस क्या कर रही थी, वो आप कलात से शुरू करें, कलात, सुराब, सोरो, खुजदर, यहाँ से इस लाइन पे, और उसके बाद नीचे आए आप तो लोरलाई, मेवान, डेरा बुगती, फजल चल, कहान, ये जितना इलाका था यहाँ पे इंसर्जेंट्स ऑपरेट कर रहे थे। तो यहाँ पे पीस एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश थी। कोयटा वाज पीसफुल, और इसके अंदर इतनी केयरफुल ऑपरेशन किए जाते थे कि जिन लोगों को हमें ऑर्डर्स नहीं थे कि आप लोगों को शूट टू किल करें, बल्कि ये ऑर्डर्स थे कि आप लोगों को सराउंड करें, उनको कैप्चर करें, उनको फिर रिकॉन्सेंट्रेशन कैंप में लाया जाता था जहां उनकी ट्रेनिंग की जाती थी, उनकी बताया जाता था कि असल चीज़ क्या है। और मैं आपको एक बड़ा यहाँ पे एक दिलचस्प वाकया बताऊं कि हम एक ऑपरेशन कर रहे थे अपना कलात से ऊपर, और वो 2 दिन का ऑपरेशन था। तो एक जगह पहाड़ के दरमियान कुछ लोग बैठे हुए थे, तो हमने उनको, हमारे पास इंटरप्रेटर भी होते थे, उनको घेरा लिया, उनको जाके पकड़ा, और रमज़ान का महीना था तो उनको पकड़ के लेके आया, उनके जानवर भी साथ थे, हम उनको लेके जा रहे थे अपने कैंप की तरफ। तो रास्ते में अफ्तार का टाइम हो गया, तो हमारे लोगों ने जिस तरह फौज में होता है अपने चूल्हे वगैरह जलाए और वहाँ पे खाना बनाया। फिर एक शख्स ने जब अफ्तार का टाइम हुआ अजान दी, और अजान दे के नमाज पढ़ के हमने अफ्तार किया। तो जब हम ये कर रहे थे तो जो शख्स उनका सरदार था, जिनको उन्होंने बुलाया हमारे इंटरप्रेटर को, और उससे पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा भाई ये नमाज पढ़ रहे हैं, इन्होंने रोज़ा अफ्तार किया है। इंटरप्रेटर भी हमारा, उन्होंने कहा लेकिन हमारे सरदार ने तो हमें बताया था कि यहाँ पे जो फौज आएगी वो अंग्रेज की फौज होगी, वो आपको मार देगी, आपकी औरतों की अस्मत दरी करेगी, बच्चों को पकड़ के ले जाएगी, कंस्क्रिप्ट बना के लगा देगी। तो हम तो इसलिए लड़ रहे थे कि हमें तो पता था अंग्रेज की फौज, क्योंकि वहां पे एजुकेशन का बहुत फुकदान था, आप इमेजिन नहीं कर सकते कितना। तो जब उनको ये बताया गया तो वो फिर हमारे सीओ के पास आ गए, और उसके सरदार ने बलोची में कहा कि जी हमें माफ कर दे जी, बड़े हमें तो ये पता नहीं था, आए हम आपको बताएं कहाँ हमने अपने हथियार कहाँ छुपाए हैं। फिर वो लेके गए वहां से वो, तो ये वहां पे उस वक्त हाल था। उस वक्त फौज वहां पे जब पीस एंड ऑर्डर क्रिएट कर रही, तो नजम सेठी साहब उठ के फौज से लड़ रहे थे। अब उसके बाद चले वो वहां से निकल आए,
पीस एंड ऑर्डर आ गया, उसके बाद देखिए उन्होंने क्या क्या फायदे पाकिस्तान से उठाए हैं और किस तरह भी उनके माशाल्लाह बच्चे भी पाकिस्तान की म्यूजिक में भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो अब तो कुछ अक्ल आ जानी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। फिर मुझे याद है कि जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया था और वहां पे उस जमाने में ऑपरेशन शुरू हुए थे ये दहशतगर्दों के खिलाफ, मैं उसको पता है, आपको पता है, उस वक्त आई वाज नाइस आई हेयर और मैं उनसे मिलता था। वो बड़े उसकी अप्रिशिएटिव थे कि जी ये जो उन लोगों जिहादियों के खिलाफ ऑपरेशन हो रहे हैं, ये बड़ा अच्छा कदम उठा रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात हो रही है और ये पॉलिसी बड़ी अच्छी है और इससे पाकिस्तान को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो वो तो खत्म हो गया, तो अब चीजें जब बेहतर हो रही हैं तो अब आप पाकिस्तान को पॉलिटिकल बेसिस पे डिच करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक पार्टी ने आपको चीफ मिनिस्टर बना। यहाँ पे आपका जो जाती इंटरेस्ट है वो उभर के सामने आता है कि आप जाती इंटरेस्ट के लिए लोगों के इंटरेस्ट को कुर्बान कर रहे हैं और अब डैमेज कर रहे हैं पाकिस्तान के फाइबर को। अब दूसरी बात की आपने इसकी हामिद मीर की। हामिद मीर इज ए थर्ड रेटेड जर्नलिस्ट, लेट मी टेल यू। कभी उसको इंग्लिश बोलते हुए देखें, एक जगह वो बांग्लादेश में बैठा इंग्लिश बोल रहा था, नवाज शरीफ की तरह ग्रेटर देन हिमालय में 2 लफ्ज उसके मुंह से निकले, वो किसी से चीजें लिखवाता है। और चूंकि अपना जियो आ गया, उसने उसको बुला लिया कैपिटल, तो वो अपने कद से बढ़ के आगे निकल आया। अब बात उसका बैकग्राउंड देखिए, आप लाहौर के रहने वाले हैं, मुझे उसके पुराने लोग बताते हैं कि इसके पास जो मोटरसाइकिल होता था उसमें किक भी नहीं होती थी, तो ये उसको दौड़ के लगा करता था। और इसके वालिद साहब जब 1965 की वार हुई तो वारिस मीर साहब इससे पहले जो 71 में जो प्रोपेगेंडा चला हुआ था वो नवाए वक्त में थे, वो उस प्रोपेगेंडे को काउंटर किया करते थे। इस शख्स ने अपने वालिद को भी बदनाम किया और अपने वालिद के बारे में इंप्रेशन क्रिएट किया कि जी वो तो पाकिस्तानी फौज के खिलाफ थे। अब मैंने फिर उनके कुछ आर्टिकल लिखा के पढ़े जो उन्होंने इंडियन प्रोपेगेंडा के जवाब में लिखे थे। तो जो शख्स अपने बाप को जलील कर सकता है, अपने बाप को बेच सकता है, उसकी खिलाकियात पे आप क्या एक्सेप्ट करते हैं? आपको पता है कि आपको औसाफ में जब था तो इसने इंटरव्यू छापा था उसामा बिन लादेन का। अब उसामा बिन लादेन का जब इंटरव्यू छापा था तो इसको आईएसआई ने असिस्ट किया था। अपना पहला जो इंटरव्यू इसने छापा था वहां पे जाने के लिए, अफगानिस्तान जाने के लिए, ओबीएल को इंटरव्यू करने के लिए। और दूसरा जो इंटरव्यू छापा था, सहाफी बिरादरी ये कहती है कि वो इंटरव्यू हुआ ही था, वो डाउटफुल था, लेकिन अपनी मार्केट को चमकाने के लिए उस वक्त ये जहादियों के साथ था, उस वक्त ये उनका नैरेटिव बेचता था और ये उस वक्त पे रोल पे था एजेंसीज के। तो लोग इस्लामाबाद में ये कहते थे, जो आप सहाफी बराद, कि ये टाउट है एजेंसियों का और जहादियों के दरमियान, जो ये प्रोस्टाइल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इनके दरमियान और एजेंसीज के दरमियान एक टाउट का काम करता है, कॉन्ट्रैक्ट का काम करता है। इसने उस अपना इंटरव्यू को दबा के बेचा हर जगह जाके कि जिसने अपने आप को वो एक राइटिस्ट और एक इस्लामिक ओरिएंटेशन और वो क्रिएट करने की कोशिश। अब जब वो करता रहा तो 9/11 जब हो गया और जब अमेरिकन आ गए तो वहां इनकी बिल्कुल ही शिफ्ट हो गई और ये वो जातियों को छोड़ के अब ये हो गए कि जी ये और उसके बारे में आपको याद है जो इस्लामाबाद में जो कुछ रशीद गाजी साहब के साथ हुआ था और जिस तरह ये टेलीविजन पे बैठ के तकरीरें करते थे, रशीद गाजी को कंपेल करते थे, करते थे, मुशर्रफ को गालियां देते थे कि जी वहां पे ये कुछ हो रहा है। और जब ऑपरेशन हुआ तो आप उसके बाद की कवरेज उठा के देख लें कि फिर वो रशीद गाजी। तो ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो रियाकारी है, ये बगैर मकसद के नहीं होती। इसके लिए आपको, जैसे मैंने आपको बताया, जब पाकिस्तान के असास को जो आपने डैमेज करना है तो वो जो रॉ और मुसैद और आए, उन्होंने पैसे पे करने हैं कुछ लोगों को, कुछ को बाहर लंदन में उन्होंने, कुछ को यूके में उन्होंने मेंशंस बना के दिए हैं और उसमें एक बहुत बड़े सहाफी आके मौजूद हैं जिनका आप तलाश कर लीजिएगा कि उनको आपको बहुत बड़ा, आपको न्यूयॉर्क में बहुत बड़ा उनका बंगला नजर आएगा। वो कहाँ से खरीदा उन्होंने, किस तरह मनी, असल में तो बहुत सारे लोगों की मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ना। तो ये हामिद मीर साहब जो उस वक्त जो ये वो उसकी जो ऑपरेशन की जो टेक्निकलिटीज है उसके ऊपर बात करने लगे। फिर 1971 के वॉर में इसका किरदार देखे और आसमा जहांगीर का किरदार देखे, यानी ये जाके वहां पे बैठते हैं जहां पे हसीना वाजिद बैठी होती है, वहां ये पाकिस्तान के लोगों को गालियां देते हैं, पाकिस्तान के फौज को गालियां देते हैं। आप अरुंधति राय की कभी तस्वीर, तहरीरें उठा के पढ़ लें, आप वेस्टर्न ऑथर्स बहुत सारे जिनकी आप तहरीरें उठा के पढ़ लें, आप इंडियन जो जर्नल्स थे ना जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान कैप्चर किया था, उनकी पाकिस्तान की फौज के बारे में आप तहरीरें उठा के पढ़ लें। बहुत सारों को मैं मेंशन कर सकता हूँ, टाइम नहीं है। एक बहुत बड़ा जो चीज, जो लॉजिक दिया
अपना ईस्ट पाकिस्तान के बारे में, वो ये है कि जितने प्रोपेगेंडा लोगों के, बंगालियों के मरने का किया गया है, अब अगर ईस्ट पाकिस्तान का रकबा निकाल लेना तो उतने बंगाली उसमें नहीं बच सकते जिनके बारे में ये चीज की गई है। और ये बड़ा कैटेगोरिकली ईस्ट पाकिस्तान अपना कि जितनी भी बारे में ढाका फॉल के बारे में जितने आर्टिकल्स हैं, जितने किताबें, जो बड़ा ये क्लियरली मेंशन। लेकिन ये शख्स वो था जो वहां जाके कहता है इसने इसके अंदर इतना इखलाक नहीं है, इतना कमीनगी का मुजाहरा किया। इसने ये नहीं कहा वहां पे कि बंगालियों ने वेस्ट पाकिस्तानियों को मारा। वहां पे हमारे जो दोस्त थे वो बताते हैं कि बंगालियों ने और जो मुफ्ती बानी ने जुल्म किए, उन्होंने लोगों के आजा काट के और बाजारों में लटका दिए, औरतों के सेंसिटिव पार्ट्स काट के उन्होंने सड़कों पे फेंक दिए। ये मुफ्ती बानी ने किया जो इंडिया ने ट्रेन किया था। आपको पता है मुफ्ती बानी की पहली कॉन्फ्रेंस अगरतला में हुई थी, और जो पाकिस्तान से भागे हुए ईस्ट पाकिस्तान के गद्दार ऑफिसर्स थे, उन्होंने अपने जो अपना जनजिया जो था उसके साथ क्या हाल हुआ था, उसको जब मारा गया तो जहां उसने आजादी का ऐलान किया था उस फ्लोर के ऊपर उसकी लाश जो है वो 2 दिन पड़ी रही, किसी ने उसके ऊपर कपड़ा नहीं डाला था। ये हाल हुआ है उन लोगों का जिन्होंने पाकिस्तान को गालियां दी थी। तो अब शेख मुजीबुर रहमान टाउट था, बिका हुआ था। हालांकि वो शेख मुजीबुर रहमान ईस्ट पाकिस्तान बनने से पहले वो बहुत बड़ा हामी था पाकिस्तान का, और कायदे आजम साहब ने काम किया था। लेकिन जब अब आप सोचने की बात है, अगर वो किया था तो जब ईस्ट पाकिस्तान बन गया तो कौन सी चीज ने अट्रैक्ट किया था? वो तो ये हामिद मीर ने वहां जाके आपको गालियां दी, मुझे गालियां दी, पाकिस्तान के लोगों को गालियां दी। इसकी जबान से ये लफ्ज नहीं निकला। अगर आप देखिए, अगर आप सच्चे आप तजियाकार हैं तो आप तस्वीर के दोनों रुख देखेंगे ना। एक रुख तक आप चले, आप देखिए कि वहां पे प्रोपेगेंडा हुआ कि पाकिस्तान की फौज ने जुल्म किया या कुछ ऐसी चीजें हुई, ठीक है, आप उनको हाईलाइट किया। तो आप ये भी तो हाईलाइट करें कि बंगालियों ने क्या किया, मुफ्ती बानी ने क्या किया वहां पे वेस्ट पाकिस्तानियों के साथ। वहां पे कितने सारे वेस्ट पाकिस्तानी थे, उनको किस तरह कत्ल किया गया। तो चूंकि आपने अवार्ड लेना है, आपने उनकी एजेंसी की पेरोल पे जाना है, और उसके आसमा शिराज वो अपना इसको पैसे मिले, और वो जो ह्यूमन राइट्स की बड़ी चैंपियन थी जिनको हर जगह ह्यूमन राइट्स याद आते थे, वो अपना जिनकी आसमा जहांगीर, शुक्र है उनकी नेचुरल डेथ हुई थी, नहीं तो वो फिर अगर कुछ और हो जाता तो प्रोपेगेंडा होता कि ये एजेंसियों ने मार दिया। वो तो अल्लाह मियां ने उड़ा लिया, तो उस प्रोपेगेंडे से पाकिस्तान बच गया। तो ये शख्स वहां जाके पाकिस्तान फिर वहां पे अवार्ड लेता है, वो अवार्ड लेके वापस आता है। यहां से आप इसके किरदार की जो गंदगी है, इसके किरदार के अंदर जो छुपी, मैं ये कहता हूं कि अगर आप सही हैं तो आप तस्वीर के दोनों रुखों को पेश करें। अब जिस सहाफी के बारे में बयान किया गया वो तूर, आप उसकी तस्वीरें उठा के किस वक्त देख लें कि उसने यहाँ पे जो पट्टी बांधी हुई है, पहले वो 1 इंच की पट्टी है, फिर वो 10 इंच की पट्टी होती है, फिर वो पूरे बाजू पे आ जाती है। फिर वहां पे जब वो उसको शहबाज शरीफ और ये वो मौलवी मिलने चला जाता है, जो पाकिस्तान को, अगर शहबाज शरीफ की मनी लॉन्ड्रिंग है तो वो डरा हुआ है, और वो जो मौलवी है वो तो चंदे पे चलता है। आपको पता है चंदा उसने खाना है, उसने कश्मीर कमेटी का पैसा खाया, तबाह कर दिया कश्मीर का। अब उसको पैसा खाने को नहीं मिल रहा है तो उसके पेट में दर्द है कि कहां से पैसा आए। तो वो टूर के मिलने चले गए, शायद कोई एजेंसी मुझे इस रिकॉग्निशन में पैसा दे दे, शाबाश, वेरी वेल डन, तुमने हमारा नैरेटिव लेके आगे उसको मिलने गए। किसी ने कहा होगा उसको कि जाके मिलो, बिकॉज ये शख्स वो था जो जाके अजीत कुमार डेवल के साथ भी इंडिया में बैठा हुआ था। आपको याद है कि तस्वीरें बिल्कुल याद है मुझे, हमें तो याद है अच्छी तरह से। और डेल्कन वॉश ने, जिसका 9 लाइव्स ऑफ पाकिस्तान आपने जो जिक्र किया है ना, उसने हर चीज को कवर किया है। उसने पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं अपना शुरू से, मतलब है वो इलेक्शन जब हो रहे थे पाकिस्तान आई थी, फिर 2014 में वो रही, बेनजीर भुट्टो को मिली, आसिफ जरदारी, वो अपना नवाज शरीफ को मिली, वो बहुत सारे एक बिजनेसमैन थे उनको, मतलब बहुत सारे बिजनेसमैन को मिली। और जो कुछ इन साहब के बारे में उसने कहा, मैं उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहता। जो कुछ कहा वो इस चीज पे मोहर है कि दिस मैन इज द टाउट ऑफ एजेंसीज इन पाकिस्तान। कितना इसके पास, लेकिन इसमें हम उसको ब्लेम नहीं कर सकते। ब्लेम करेंगे हम अपने आप को। मैं फॉरेन एजेंसी, टाउट ऑफ फॉरेन एजेंसी सर। जी हाँ, टाउट ऑफ द फॉरेन एजेंसी, यही मैं कह रहा हूँ, टाउट ऑफ रॉ एंड टाउट ऑफ सीआईए। इसमें कोई शक नहीं है कि इज बीन पेड बाय ऑल। पहले ये सीआईए के, आईएसआई के पैसे खाता रहा, अब ये उनका और ये जो कुछ पाकिस्तान के जो भी शख्स, देखिए सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा था, एक बड़ा उसका बहुत बड़ा कॉल है,
उसने कहा था अपने किसी मुल्क को अगर नुकसान पहुंचाना है तो उसकी सिक्योरिटी फोर्स की जो फोर्सेज है ना उनको बदनाम करना। ये बड़ा और सुल्तान सलाहुद्दीन कौन था? वो था जिसने जेरूसलम, वो एक बहुत बड़ा इस्लामिक लीडर और थिंकर और वॉरियर था। और अगर आप उसकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ें तो उसको पूरी उसकी जिंदगी में क्रूसेडर्स ने और क्रिश्चियन ने तो किया ही, लेकिन उसको अपने लोगों ने, हामिद मीर जैसे लोगों ने उसको उसकी पीठ में हमेशा छुरा घोंपा, क्योंकि जितने जासूस उसके जमाने में थे उसके बाद आपको नजर नहीं आते, और इसी किस्म के लोग होते हैं जो क्रूसेडर के और बाकी लोगों के काम किया करते थे। उसका करेक्टर देखे कि वो किस तरह जब उनके अपने उसकी अपोजिट जो था अपना मिलिट्री लीडर, उसका घोड़ा जख्मी हो जाता है तो वो कहता है कि मैं आपको घोड़ा भेज देता हूँ। जब उसने जेरूसलम को कब्जा किया, मुसलमानों का किरदार तो देखें अगर सदीक साहब, जब उसने जेरूसलम को कब्जा किया तो वहां पे जो किंग ने कहा कि हमारे लोगों के पास आपको देने के लिए जजिया नहीं है। उसने कहा ले जाओ, जितनी औरतें हैं और बच्चे, उनका जजिया मैं पे करूंगा। ये है पाकिस्तान, और यही इस्लाम पाकिस्तान के अंदर चूंकि इस्लामी सिस्टम के तौर पे आया था और बहुत सारी कुव्वतों को पसंद नहीं था, तो उन्होंने खरीदा यहाँ पे कुछ लोगों को, और वो अपने आप को एनलाइटेड मॉडरेशन के नाम पे पाकिस्तान को गाली देना फैशन नहीं बल्कि क्रेडिट तस्वुर करते हैं, क्योंकि जब वो इस किस्म का काम करते हैं तो उनके बाहर वाले जो ऑपरेटर हैं वो ताली बजाते हैं। आप रह रहे हैं पाकिस्तान में, खा रहे हैं पाकिस्तान का, जब और गाली दे रहे हैं पाकिस्तान को या पाकिस्तान के अदारों को, तो आप बताइए कि आपका फिर क्या करेक्टर हो? व्हाट इज द अच्छा, करेक्टर? बहुत अच्छा। मैं मुजफ्फर साहब, आपने बड़ी जबरदस्त बात की, चूंकि हमारा प्रोग्राम ज्यादा लेंथी हो जाना है, बहुत लंबा हो गया पहले ही। सिर्फ आखिर में जो एक गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि आमिर मीर से तवज्जो हटाने के लिए वही वेस्टर्न मीडिया, वही वेस्टर्न लोग, वही इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट मलाला यूसुफजई को ले आई हो एक कंट्रोवर्शियल बयान। कंट्रोवर्शियल तो नहीं है, क्योंकि बुनियादी तौर पर तैयार उसको ये इसलिए की जा रहा है कि पाकिस्तान में आकर उन्हें हुक्मरानी कर रही है, वो बड़ा बड़ा अपना माइंड भी दे बैठी हैं। तो ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट का रोल मलाला में भी नजर आ रहा है। हम इन सब चीजों से बच कैसे सकते हैं? सर बात तो बचेंगे तो जहां तक रोल की बात है, वो तो जिस वक्त जख्मी हुई थी और उसके साथ बाकी लोग भी जख्मी हुए थे और सिर्फ मलाला को चुना गया था, और उसका बाप जो है ही वॉज ऑन द रोल ऑफ द CIA, आपको पता ही है, उसकी प्रूफ भी आ गए हैं। तो वहीं से साबित हो गया था कि वो मलाला को किस तरह यूज करना चाहते हैं और कहाँ लेके जाना चाहते हैं। मलाला की इतनी क्या तालीम थी कि वो किताब लिख सकती, जिस किताब जो उसने किताब लिखी, या वो जिस स्कूल से, मतलब 5 चीजें तो अकल को नहीं अपील करती है। लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, भाई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बात चीजें एग्जिस्टिंग ग्राउंड रियलिटीज पे बेस करके आपको एनालाइज करनी होती है। तो मलाला को यूज किया। अब वो एक ऐसे माहौल में जाके रह रही है जो वहां जहाँ पे अखलाकी बेरारवी पे उसको कोई शक होता नहीं है, और वो औरत को उसको जाती इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की औरतों के मतलब जो वो औरतें, जो वो एक पाकिस्तान में औरतें जुलूस निकालती है तो क्या उसको वो तो उनके उनके उनकी टाउट के उनकी उनकी लिंकेज के तौर पे वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ पे औरतों के दरमियान भी तफरीक पैदा हो। हालांकि इस्लाम जो है वो औरतों का करेक्टर, जितनी इज्जत इस्लाम औरतों को देता है, मतलब दुनिया में कोई मजहब औरतों को इतनी इज्जत नहीं देता, लेकिन उसको डैमेज करने के लिए मलाला जैसे लोग उनको मिलेंगे। अब हमें क्या, पहले भी मैं आपको ये कह रहा था कि हामिद मीर यहाँ कभी ना पहुंचता अगर आप उसको, कहते हैं ना, जब मॉन्स्टर बन जाए कोई, या जब कोई पब्लिक न्यूसेंस बन जाए, तो उस वक्त फिर लोग भी डिफेंसिव पे हो जाते हैं, क्योंकि आज़ादी सहाफत के नाम पे पता है येलो जर्नलिज्म के तौर पे जो इंटरनेशनल अदारे हैं वो तो आज़ादी सहाफत, उनको ये नहीं पता कि ये किस तरह अपने अदारों को किस तरह डैमेज कर, वो इसको आज़ादी सहाफत के, और जब वो लिखेंगे कि वेरी ब्रेव जर्नलिस्ट जी ये किया, अगर तो अदारों को, अपने अदारों को गाली देना ब्रेव है तो अमेरिकन को कहना चाहिए जो उनको गाली देते हैं उनको भी ब्रेव कहें। उनको तो वो मतलब है BBC पे अगर आप जाएं तो वो हॉलोकास्ट पे बोलने पे या जेरूसलम पे बोलने पे बाद लोगों की आवाजें बंद कर देते, ताला लगा देते। एक पिछले दिनों एक उनके अपने अपना मेंबर थे असेंबली के, उन्होंने बोलने की कोशिश की तो उनको चेक कर लिया दरमियान में उसने जो इंटरव्यू ले रही थी औरत, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो बात करूंगा, मेरे जहन से उनका नाम निकल गया, बड़ा फेमस क्लिप चला हुआ। तो अब ये जो चीजें यहाँ पे मौजूद है, इसमें हमारी गलतियां हमारी अपनी हैं। हमें एक तकलीफ, कॉन्स्टिट्यूशन आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है और उसमें वो कहता है कि जी आप अदारों के खिलाफ, अदारों की तज़हीक नहीं कर सकते, आप अदारों पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, आप उनके खिलाफ बात कर सकते हैं, बट यू कांट ब्लेम देम उन चीज़ों के लिए जो नहीं हुई हैं। अब जब
आर्मी चीफ की ब्रीफिंग हो रही थी और वह हामिद मीर ने कहा कि जी मुझे, उन्होंने कहा आपको गोली किसने मारी थी, उन्होंने कहा जहीरुल इस्लाम ने कहा नहीं, आपको जो वो मैंगल जो है उसके भाई ने गोली मारी थी, बताते क्यों नहीं। अब वो क्या इशू था जिसके ऊपर गोली मारी थी वो मैं आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि वो बहुत सारे इखलाकियात के जुमरे में आ जाएगा। तो ये जो चीजें हम जो है वो लोगों को खुद पालते हैं। और ये लेकिन इसमें एक चीज भी ये देखिए, आसिफ गफूर ने बड़ी कोशिश की कि इस किस्म के लोगों का जो पाकिस्तान की वैदनियत को डैमेज करने की कोशिश करते हैं, उनको अपने अच्छे करेक्टर से आप अपने फोल्ड में लेके आए। लेकिन जी पैसा, जो डॉलर जो है ना, वो बहुत बड़ी चीज है रसीदी, वो आपको चैन नहीं लेने देता। वो कहता और खाओ और खाओ, और जितना बोलूंगा उतना पैसा ज्यादा मिलेगा। तो अब वो आप कभी राय रास्त पे आ ही नहीं सकते। लेकिन अगर आप ऐसी ऐसी चीजों को चेक कर लें, अब बहुत सारी एक चलते चलते एक बात जिक्र करूंगा, हमारे बहुत सारी ऐसी लेडी साहब हैं जिनकी तस्वीरें अवेलेबल हैं, वो CIA के एक अमेरिकन एम्बेसी में एक फंक्शन हो रहा है वहां पे वो, और किस तरह वो बैठी, वो भी आप देख लीजिए। तो वो CIA के साथ वो क्या कर रही थी वहां पे, मतलब तो वहां पे क्या डायरेक्शन मिली होंगी, यही डायरेक्शन मिली होंगी ना कि अपने अदारों के खिलाफ, अपने सिस्टम के खिलाफ, अपनी मट्टी के खिलाफ बोले, जितना बोलेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। बल्कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट आपको हज भी करवाएगी और आप हज के भी पैसे ना दीजिएगा, मुफ्त आपको हज पे लेके जाएगी। बहुत जबरदस्त अपना गजनफर साहब, जो दोबारा तकलीफ आपको हमने देनी है, इस चीजों के ऊपर आपने जो बात की है कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट की, वो सिर्फ यही है। मैं चाहूंगा कि हमारी टीम जो है ना वो बैकग्राउंड पे आर्टिकल 19 दोबारा चला दे सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का, ताकि क्लियर आ जाए कि यहाँ पर बाकायदा लिमिट्स है, लेकिन यहाँ मान कोई नहीं रहा। आइन को आर्टिकल 6 तोड़ने पे तो, आर्टिकल 6 लगाने पे तो बड़ी बातें होती हैं, जो फंडामेंटल राइट तोड़ते हैं उस पर ये भागते हैं। बहरहाल इजाजत दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।